हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनार्थी और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टी लॉ के। कुछ सेक्शन जो है वो बहुत छोटे हैं, उनसे केवल हमें ये देखना है कि किस सेक्शन में क्या चीज दी गई है। बस उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछ लेते हैं कि ये चीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन में प्रोवाइड है। तो कुछ वो देखेंगे। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 12 तक। सेक्शन 7 से 12 तक जो भी प्रोविजन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात कर लें सबसे पहले सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 बात करता है कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, कि कौन पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर के लिए। अब कॉम्पिटेंसी अगर डिसाइड करनी है तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है कि कॉम्पिटेंट कौन है। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, किसी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाइड ना किया हो, ये सब चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 7 कहता है अ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट ट्रांसफर हु हैज टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी और हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू मेक दैट ट्रांसफर। यानी कि सेक्शन 7 की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर वो पर्सन कर सकता है जो खुद कॉम्पिटेंट हो और खुद प्रॉपर्टी भी उसकी हो। तो अगर हम सेक्शन 7 से एक चीज निकाल ले, कभी कोई पूछ दे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ ट्रांसफर टू बी वैलिड, कि किसी भी ट्रांसफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए 4-5 चीजें हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली तो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा है सेक्शन 6 में कई प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। पहली चीज प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज ट्रांसफरर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट क्या है वो सेक्शन 11 में दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि क्या क्या चीजें उसमें होती है। ट्रांसफर का केवल कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है, उसको ये राइट भी होना चाहिए वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके। यानी कि या तो उसका टाइटल होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का उस पर्सन के पास, या उसको ऑथोराइज किया गया हो। दूसरा यह है कि ट्रांसफरी का कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे कि ट्रांसफरी जो है वो माइनर भी हो सकता है, इंसेन भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरी को डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो टू बी ट्रांसफरी। अब कैसे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी एक इलस्ट्रेशन दिया था कि एक्शनेबल क्लेम के केस में जो जजेस होते हैं उनको मना किया गया है कि आप ट्रांसफरी नहीं हो सकते। तो उनको अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी लॉ के द्वारा तो ट्रांसफरी भी डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। और इसके अलावा अगर कोई फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा किया जाना कहा गया है लॉ के द्वारा तो उनको पूरा किया जाना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे ट्रांसफर होते हैं जिनका राइटिंग में होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, अटेस्टेशन जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर जरूरी है तो वो फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी चाहिए। सेक्शन 8 बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, कि ऑपरेशन और इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर, कि ट्रांसफर का ऑपरेशन कैसे होगा या इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें सीधे सीधे कहा है कि अगर अदरवाइज कोई चीज मेंशन नहीं की गई है ठीक डीड में, तो ट्रांसफर का ऑपरेशन का मतलब ये होगा कि जितने भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट थे वो सभी इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरी में ट्रांसफर हो गए हैं। क्योंकि ट्रांसफर मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का तो उसके जो इंटरेस्ट है वो सब ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अगर जैसे लैंड है तो उसके इजमेंटरी राइट है और जितनी चीजें हैं वो सब उसके साथ ट्रांसफर होते हैं। मतलब शॉर्ट में अगर आप समझो तो सेक्शन 8 सिर्फ ये कहता है कि अगर अदरवाइज मेंशन ना किया गया हो तो जितने भी इंटरेस्ट है वो सभी जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रांसफरी में। सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर की बात करता है। इसमें ये कहा है कि ओरल ट्रांसफर किया जा सकता है जब तक कि किसी लॉ ने उसको इन राइटिंग में करने के लिए ना कहा हो। तो कभी कोई पूछ देते हैं कि ओरल ट्रांसफर की बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहां की गई, तो वो सेक्शन 9 में की गई है। ये 3 सेक्शन आपको केवल याद रखने हैं, कौन सी चीज कहां देंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीपीए का, सेक्शन 10, 11 एंड 12। सेक्शन 10, 11 साथ में पढ़ा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शंस है। एक्चुअली में देखिए सेक्शन 10 बताया था क्या है, अगर हम इसकी हेडिंग देखें, कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर, कंडीशन कोई कंडीशन लगा दी गई है, रेस्ट्रेनिंग मतलब उसको रोक रही है। यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी गई है ट्रांसफर के समय कि दैट पर्सन विल नॉट मेक एनी फर्दर ट्रांसफर, कि वो आगे कोई ट्रांसफर नहीं करेगा, तब क्या होगा, ये सेक्शन 10 की बात करता है। इसको समझने के लिए कुछ जनरल कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एवरी पर्सन हैज राइट टू ट्रांसफर हिज और हर प्रॉपर्टी। हर पर्सन के राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन।
कंडीशन के साथ भी कर सकता है, कंडीशन के बिना भी कर सकता है। Whenever a property is transferred with a condition, it is called a conditional transfer. जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी कंडीशन के साथ ट्रांसफर की जाती है तो ये कहा जाता है कि ये कंडीशनल ट्रांसफर है। अब कंडीशन जो है, कंडीशन 3 तरह की हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट एंड कोलेटरल कंडीशन। हमने लिख भी दिया है, कंडीशन ट्रांसफर में कंडीशन 3 तरीके की होती है, प्रेसिडेंट, सब्सिक्वेंट और कोलेटरल। प्रेसिडेंट क्या होता है, नाम से पहले क्लियर हो रहा है आपको। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी ट्रांसफर के होने के पहले ही उस कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी हम आपको दे देंगे अगर आप ए से मैरिज कर लो तो ए से मैरिज करना एक कंडीशन है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, यानी पहले कंडीशन पूरी होगी उसके बाद ट्रांसफर होगा। एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होता है कि ट्रांसफर तो हो गया लेकिन उसके बाद कोई कंडीशन लगा दी जाती है। जैसे हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन आप इसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये कंडीशन हो गई सब्सिक्वेंट। इन दो के अलावा एक कंडीशन होती है जो कोलैटरल, जिसको आप कह सकते हो साथ में चलती है। एक इलस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे हम किसी के यहाँ रेंट पे कोई रूम लेने गए तो उसने एक कंडीशन लगाई, ठीक, कि हमने रूम ले लिया। रूम लेने के बाद हमने उससे कहा कि हमें आप कुछ कर्जा दे दो, कुछ डेट दे दो। हमने कहा भाई हमें 10,000 रुपए दे दो, चाहिए, हम आपको जो है ये वापस करते रहेंगे। या और इसी वे में आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए लैंडलॉर्ड है, बी इसका टेनेंट है। अब बी ने कहा कि ए की एक कोई शॉप है, ये बी ने कहा कि ये शॉप आप हमें दे दो रेंट पे, ठीक है। तो ए ने ये शॉप तो इसे दे दी लेकिन एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई इसने, बोले देखो ये शॉप आपके पास तभी तक रहेगी जब तक आप हमारे टेनेंट रहोगे। मतलब अगर आप हमारे टेनेंट नहीं हो, आप हमारे किराएदार नहीं रह गए तो ये शॉप भी अब आपके पास नहीं रह जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों कर सकता है आदमी, वो सोच सकता है ठीक है चलो हम इनको ये दे देते हैं लेकिन ये पर्सन जो है ये रह तो हमारे घर में रहा है तो हमें किराया लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हो सकता है ये क्या कल को कहीं और चला जाए, कौन ढूंढेगा जाके। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है जो एक दूसरे से कोलैटरल होते हैं, मतलब शॉप तभी मिलेगी जब तक कि आप ये यहाँ पे किराएदार बने रहेंगे। तो ये 3 तरीके की कंडीशन की बात करता है टीपीए। इतना तो क्लियर हुआ हमें कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन अगर है तो क्या पोजीशन होगी। कंडीशन कितनी तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट, कोलैटरल कंडीशन। अब सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 11 हो गया, सेक्शन 12 हो गया और सेक्शन 17 हो गया। यहां पे लिख दिया देखिए हमने 10, 11, 12 और 17। ये चारों सेक्शन जो है वो केवल एप्लीकेबल होते हैं कंडीशन सब्सिक्वेंट पे, यानी बाद वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। अब देखिए कंडीशन या रिस्ट्रेंट जब हम लगाते हैं तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक पार्शियल। एक तो एब्सोल्यूट हो सकता है और एक पार्शियल हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरी तरीके से आपको रिस्ट्रेंट कर दिया गया है आगे ट्रांसफर करने के लिए, एलिनेशन करने के लिए, ठीक। पार्शियल क्या होता है कि पूरी तरीके से आपको नहीं कहा गया है, कुछ जगह पे आपको मना कर दिया गया है। तो लॉ ये कहता है कि जहां पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होगा, ठीक है, वहां पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। क्या चीज वॉइड होगी, कंडीशन वॉइड होगी, लेकिन ट्रांसफर वैलिड बना रहेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। लेकिन अगर पार्शियल कंडीशन है तो कंडीशन भी क्या रहेगी, वैलिड रहेगी और ट्रांसफर तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक पार्शियल होता है। इसको जरा कुछ इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं कि कब एब्सोल्यूट होगा, कब पार्शियल होगा। जितने भी टीपीए में इलस्ट्रेशन दिए वो सब हमने यहाँ पे लिख लिए हैं आपको इजी वे में समझने के लिए। अब जैसे हमने बात की पहले एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट अगर है तब क्या पोजीशन होगी। अब कुछ इलस्ट्रेशन देखिए, जैसे ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसने कहा कि बी जो है इसको कांट ट्रांसफर, मतलब बी आगे इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी और कहा कि हम तुम्हें तो दे रहे हैं, चाहे वो गिफ्ट की हो चाहे सेल की हो, और कहा कि तुम इसे आगे कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन उसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, उसको पूरी तरीके से रोक रहा है, तो ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। सेकंड में क्या किया, एक कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है ए बी सी और
डी के बीच में। अब मान लीजिए इसमें जॉइंट फैमिली में इन्होंने एक अपना एग्रीमेंट इस तरीके कर लिया कि ए बी सी डी ने से कहा कि देखिए हम में से कोई भी इस प्रॉपर्टी को कहीं बेचेगा नहीं, और मान लीजिए अगर हम में से कोई भी ऐसा रहता है जिसका कोई भी इश्यूज नहीं है, कोई बच्चा नहीं होता है, तो ये प्रॉपर्टी वापस हम ही तीनों में से मिल जाएगी उसकी डेथ के बाद। इस बीच ए ने क्या किया, ए ने इस प्रॉपर्टी को कहीं और बेच दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है वो ए को अपनी प्रॉपर्टी पे क्या करती थी, टोटली मना करती थी कि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन जो थी ये भी एब्सोल्यूट थी, इसलिए ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक। तीसरा इलस्ट्रेशन दिया है, ए जो है एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करता है, बी जो है उसकी वाइफ है। कंडीशन ये लगाता है कि देखो तुम अपनी ये प्रॉपर्टी जो है वो बेचोगी नहीं, ठीक है। अगर बेचती भी हो तो उसे कहते हैं केवल इसी पर्सन को बेचोगी, और वो भी जो मार्केट प्राइस होगा उसके 1/5 पे ही आप बेचोगी। तो ये कंडीशन भी क्या है, उसको रिस्ट्रेंट कर रही है कि क्यों भाई वो 1/5 प्राइस पे बेचेगी, ठीक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, ए अपनी वाइफ से यहां पे लिया है, कई वाइफ होंगी उसने, तो इन्होंने कहा कि ए जो है, या चलो हम इसको और इजी कर दें, इलस्ट्रेशन के चक्कर में क्यों आप कंफ्यूज हो। हमने कह दिया कि ए जो है अपनी वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, और कंडीशन ये लगा दी कि विदाउट हिज कंसेंट, हिज का मतलब ए, कि बिना ए की कंसेंट के वो इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है। आफ्टर सेल डीड एग्रीमेंट वॉइड, इसका मतलब ये समझिए जैसे कि ट्रांसफर तो पहले ही कर दिया इन्होंने, सेल डीड एक बना दी, सेल डीड बनाने के बाद सेल डीड बनी, मान लो ए ने कोई प्रॉपर्टी जो है, इसको यहां पे ना करके आप अलग से देख लीजिए, ये आफ्टर सेल डीड ए है, ए ने एक प्रॉपर्टी सेल कर दी बी को। अब इसके बाद एक एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट के थ्रू ये बी को मना कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी में, या इसको आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, अगर सेल डीड जब बन गई है उसके बाद इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट है वो भी क्या होता है, वॉइड होता है। बाकी इलस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक इलस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है जो गलत होता है, जैसे ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कहता है कि कांट ट्रांसफर अदर देन सी। ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, और कंडीशन क्या लगाता है कि ये प्रॉपर्टी आप सी को ट्रांसफर कर सकते हो, उसके अलावा और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो देखने से ये लगेगा कि ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है, पार्शियल रिस्ट्रेंट है, कि ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर की और बोले आप किसको ट्रांसफर कर सकते हो, ये केवल सी को, सी के अलावा और किसी को नहीं कर सकते हो। तो देखने से तो ये लगता है पार्शियल रिस्ट्रेंट है, लेकिन ये पार्शियल नहीं है, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है। क्यों? क्योंकि सी में बी अ पर्सन हु नेवर वांट टू परचेज दैट प्रॉपर्टी। जैसे हो सकता है ए ने कह दिया होगा सी के अलावा तुम किसी और को नहीं बेचोगे, और सी कह दिया तुम कभी खरीदना ही नहीं, बेच ही नहीं पाएगा बी कभी। तो ये सब जितने भी रिस्ट्रेंट है ये सब एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होते हैं। और सेक्शन 10 बात करता है एलिनेशन पे, कि उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। तो ये एलिनेशन पे अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है तो ये क्या करता है, कंडीशन को वॉइड बना देता है, ट्रांसफर कैसा रहेगा, वैलिड रहेगा। पार्शियल रिस्ट्रेंट अगर है तो कंडीशन भी वैलिड रहेगी और ट्रांसफर भी वैलिड रहेगा, ये हमने देख लिया। सेक्शन 10 के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब एब्सोल्यूट कंडीशन लगाने के बाद भी कुछ ट्रांसफर ऐसे हैं जो वैलिड बने रहते हैं, कंडीशन भी वैलिड बनी रहती है, ट्रांसफर तो हमेशा वैलिड रहेंगे। पहला लीज के केस में, अगर कोई प्रॉपर्टी, जैसे ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी और आगे वो अगर उससे कह देता है कि बी इसको आगे किसी और को फर्दर लीज पे नहीं देगा, वैलिड है, ये लगाई जा सकती है। तो एक एक्सेप्शन लीज है। दूसरा एक्सेप्शन दिया इन्होंने, मैरिड वुमेन अदर देन हिंदू, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। बोले अगर कोई मैरिड वुमेन है, वो ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना बुद्धिस्ट है, तो उसके साथ अगर ये कंडीशन लगाई जाती है कि वो फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो वो भी वैलिड है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि भाई क्यों किसी को, बाकी सबको जब आप अलाउ कर रहे हो तो हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट को छोड़ के जो वुमेन है उनपे आप क्यों ये अलाउ नहीं कर रहे हो, आप क्यों कह रहे हो कि कंडीशन लगाई जा सकती है। एक्चुअली में ये उन्हीं के बेनिफिट के लिए लॉ बनाया गया है। ये वो लोग हैं जिनसे लॉ मेकर्स ये मान के चल रहे थे कि उनको बहुत ही इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनसे उनकी प्रॉपर्टी कोई भी उनका घरवाला है, हस्बैंड है या और लोग हैं, वो तुरंत अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेंगे।
तो उन्होंने ये कंडीशन नहीं लगा सकते हैं वो कि अगर एक कंडीशन लगाई जाती है किसी मैरिड वुमेन के साथ जो अदर देन हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट है कि वो इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो ये कंडीशन वैलिड होगी। किया किस लिए गया? फॉर द बेटरमेंट ऑफ दोज वुमेन। थर्ड इन्होंने कहा है कि आइडल डीटी। डीटी मतलब होता है जो मूर्ति होती है, ठीक है, तो या आइडल आप समझ लो कि गॉड को अगर कोई चीज गिफ्ट कर दी गई तो ये माना जाता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपने गॉड को गिफ्ट कर दी है कि ये प्रॉपर्टी हम गॉड को गिफ्ट कर रहे हैं, मंदिर के लिए हम दे रहे हैं, मस्जिद के लिए दे रहे हैं, और उस पर अगर ये कंडीशन लगाई जाती है कि ये प्रॉपर्टी अब फर्दर ट्रांसफर नहीं की जा सकती, तो वो कंडीशन क्या होगी? वैलिड होगी। यानी कि एब्सोल्यूट कंडीशन अगर लगाई जाती है कि आप फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, तो वो सब कंडीशनें वॉइड हो जाएंगी, ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। पार्शियल अगर रिस्ट्रेंट है तो कंडीशन वैलिड रहेगी, ट्रांसफर तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। लेकिन सेक्शन 10 के जो एक्सेप्शन है ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट के लिए है, ठीक। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट के ये एक्सेप्शंस हो गए। एक तो लीज हो गया, मैरिड वुमेन की बात करता है, और आइडॉल की बात करता है, गॉड के लिए अगर किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 11। सेम चीज है, बस इतना याद रखिएगा, सेक्शन 10 फर्दर एलिनेशन के लिए मना करता है, सेक्शन 11 उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए मना करता है। मतलब प्रॉपर्टी हमने आपको ट्रांसफर कर दी, कहा लेकिन इसको मेरे हिसाब से एंजॉय करो आप। भाई जब हम कोई चीज किसी को दी जाती है तो हमने कहा ना ट्रांसफर होता है, ये पूरे इंटरेस्ट सब बन जाते हैं, बंडल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर में चले जाते हैं। जब हमारी प्रॉपर्टी हो गई तो तुम राय ना दो हमको कि हम क्या करें क्या ना करें, जो हमको ठीक लगेगा हम करेंगे। अगर इतने रायचंद बनना है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करो हमें। तो 11 बात करता है एंजॉयमेंट की। तो देखिए इसकी हेडिंग क्या है? रिस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो आपने हमें इंटरेस्ट तो कोई दे दिया है लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई अब आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। इसके लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी होता है। एक तो ये किस पे लगाई जाती है? मोड ऑफ एंजॉयमेंट पे, और दूसरा जो इंटरेस्ट होगा वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाना चाहिए। मतलब जब हम किसी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे देंगे तब उस पर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, ठीक। दो चीजें हो गई। कुछ इलस्ट्रेशन हम इसके देख लेते हैं। जैसे ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और बोले इसमें केवल आप वीट कर सकते हो और कोई चीज नहीं करोगे। जैसे हमने कोई खेत ट्रांसफर कर दिया, हमने कहा केवल गेहूं करोगे, गन्ना नहीं कर सकते तुम इस पे, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। ट्रांसफर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर वो कहता है ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, कहता है ओनली रिजाइड, आप केवल रह सकते हो यहाँ पे, आप गोडाउन नहीं बना सकते हो, शॉप नहीं बना सकते हो। तो तुमसे क्या मतलब भाई, प्रॉपर्टी जब हमारी हो गई है तो हम जो मन में आएगा करेंगे। ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी एंड सी को, और उनसे कहा कि इस प्रॉपर्टी को तभी आप एंजॉय कर पाओगे जब आप मेजॉरिटी गेन कर लोगे। अब जब प्रॉपर्टी हमारी हो गई तो हमारे हिसाब से की जाएगी, आप कौन होते बताने वाले। ये भी वॉइड हो जाएगी। ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, उससे कहा कि 5,000 रुपए पर ईयर आप हमको दोगे। ये भी कंडीशन क्या है? वॉइड है। ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और कहता है नॉट रिसीव इनकम फ्रॉम हाउस। मान लो ए है, बी को कोई घर जो है वो गिफ्ट कर दिया, बोले लेकिन इससे जो कोई इनकम आएगी वो तुम नहीं लोगे। तो ये सब कंडीशंस जो है वो इंजॉयमेंट पे क्या करती है? रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं। ये सब कंडीशंस वॉइड हो जाएंगी, ट्रांसफर वैलिड बना रहेगा। यहां पे एक चीज और देखिएगा कि जो सेक्शन 11 है इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। समझाने के लिए हमने केवल इतना ये बना दिया है, आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही बना लीजिएगा तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। सेक्शन 11 का एक्सेप्शन ये कहता है कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि एक पर्सन है और उसके पास दो प्रॉपर्टी है बिल्कुल लगी हुई। जैसे ये हमने समझाने की कोशिश की है, वो ये कोई पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए ए है, ये पूरी प्रॉपर्टी ए की है। इस प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो इस पे उसका अपना घर बना हुआ है। मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, केवल एक मंजिल घर बना हुआ है, उसके ऊपर नहीं बना हुआ है, ठीक। अब अगर ये पर्सन अपनी ही प्रॉपर्टी का दूसरा हिस्सा जो इससे जुड़ा हुआ है, ये प्रॉपर्टी को अगर वो ट्रांसफर कर दे किसी को, ठीक। अब ट्रांसफर करने के साथ इसने एक कंडीशन लगा दी कि भाई देखो यहां पे ये प्रॉपर्टी तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं आपको, लेकिन आप इस पे दूसरी मंजिल नहीं बना सकते, सेकंड फ्लोर आप नहीं बनाएंगे, केवल फर्स्ट फ्लोर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप सेकंड फ्लोर बना देंगे तो हमारा हवा है, लाइट है, ये सब क्या है, रुक जाएगा। तो अगर अपनी साथ वाली
लैंड के बेनिफिट के लिए अगर इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है एंजॉयमेंट पे, तब वो वैलिड हो जाता है सेक्शन 11 के एक्सेप्शन में। अब आप ये भी सोच सकते हो कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ये तो गलत है, प्रॉपर्टी जब बेच रहा है तो इसको क्यों रोका जा रहा है, तो भाई ये खरीद क्यों रहा है। जब एग्रीमेंट होगा तो ये सब कंडीशन इसने पहले ही बता दी है, भाई तुमको खूब समझ में आए तो खरीदो, नहीं समझ में आती है तो मत खरीदो। दूसरी चीज है, जब ये कंडीशन लगा रहा है, दूसरा मान रहा है, तो हो सकता है इसने रेट भी कुछ कम रखा होगा उसका, तभी तो आदमी ये सब कंडीशन मानेगा। तो इस तरीके का एक एक्सेप्शन इन्होंने दिया है कि अगर अपनी ही प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए उसके साथ लगी हुई जमीन को कोई ट्रांसफर करता है और उस पर कोई एंजॉयमेंट पे कंडीशन लगाता है तो वो वैलिड होगी। इसके बाद सेक्शन 12 बात करता है बहुत सिंपल सी इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलिनेशन पे। सेक्शन 12 केवल ये पूछा जाता है कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट टीपीए में कहां दे रखा है। अब सेक्शन 12 भी कहता है कि जैसे अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे ए ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को और कहा कि देखो ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो गई, लेकिन अगर तुम कभी इंस्टॉलमेंट हो गए तो ये प्रॉपर्टी फिर तुम्हारी नहीं रहेगी। तो भाई ये कंडीशन लगाने का फिर फायदा क्या बी को होगा। आदमी के पास अगर प्रॉपर्टी है, काम आने पे वो उसके काम ही ना आ पाए जरूरत पड़ने पे, तो ऐसी प्रॉपर्टी का होने से क्या फायदा। तो अगर ये इंसॉल्वेंसी वाली कोई कंडीशन लगाई जाती है तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ट्रांसफर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। अब इंसॉल्वेंसी में आपको पता ही होगा कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट कब हो जाता है, जब कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देता है टू बी एन इंसॉल्वेंट पर्सन। जब वो अपने जो डेट वगैरह है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ये पर्सन जो है वो क्या है, इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा सेक्शन 7, 8, 9। केवल ये पता रखना है कि सेक्शन में क्या दिया गया है, 10, 11 और 12। 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस दो चीजें ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और पार्शियल रिस्ट्रेंट। पार्शियल रिस्ट्रेंट मना नहीं किया गया है, केवल एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट मना किया गया है। सेक्शन 10 जो है वो एलिनेशन की बात करता है कि फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। सेक्शन 11 एंजॉयमेंट की बात करता है कि उसको एंजॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती है। सेक्शन 10 के 3 एक्सेप्शंस हैं, लीज, मैरिड वुमेन और गॉड के लिए अगर किया गया है। सेक्शन 11 का एक एक्सेप्शन है अगर उससे जुड़ी हुई जमीन पे किया जाए। सेक्शन 12 इंसॉल्वेंसी की बात करता है। तो इसको एक बार जैसे हमने बताया है ऐसे ही आप लिख लीजिए। हमने समझाने के लिए कई चीजों को बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप अपना नोट्स बनाइए तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, जिससे कि देखिए हमने उतना लिखा जितने से हमें ये चीज समझ में आ जाए और हम समझा सकें। आप इतने कर लीजिए, उतना लिख लीजिए जितने से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए और फर्दर आप उसको समझा पाए किसी को। बाकी भाई ध्यान रखिए अपना बहुत ज्यादा, ये समय थोड़ा सा टफ है, रहेगा नहीं, बहुत जल्दी निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें बस ये है कि मैक्सिमम प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखिए, अपने नियर डियर का ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट।